हिंदी नाम 간시 세신 숨바이 진단 뜸발라는 자와 띵진 제발 중 세신 동발 때는데 श्रद्धेय भिक्षु संघ, आदरणीय कल्याण मित्र कुलपति महोदय ऋषि संदेन जी, वायुविरद ज्ञानविरद कल्याण मित्र प्रोफेसर रामशंकर त्रिपाठी जी, प्रोफेसर मिश्रा जी, प्रोफेसर थके जी और अन्य सभी वरिष्ठ आचार्यगण और मेरे पूर्व सहयोगीगण और नई पीढ़ी की जो चेहरा मेरे बाद यहाँ पर आए हैं वो सभी, और छात्रों में तो मैं यहाँ से गए 12 बरस हो गए हैं, तो इसलिए एक भी मेरे समय के छात्र नहीं होंगे, सभी नए चेहरे हैं। सबको आज यहाँ पुनः मिलन की अवसर जो आनंददायक हैं, बहुत संतोष की कारण बनते हैं। आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया और स्वागत किया, बात करने की अवसर दिया, इसके लिए आभार प्रकट करता हूँ, साधुवाद देता हूँ। कालचक्र अपनी गति से घूमते हैं और जिसकी गति को मनुष्य देख नहीं पाते हैं, जब देखते हैं तो बहुत आश्चर्य होता है। काल शक्तिशाली हैं, निरंतर भी हैं और उपयोगी भी हैं। मुझे ऐसा नहीं लगता था कि मैं यहाँ की दायित्व से मुक्त हुए 11 बरस पूर्ण हो गए हैं। ऐसा लगता था कि कुछ समय पहले ही मैं यहाँ से मुक्त हुआ हूँ। मनुष्य की परिकल्पना में बहुत कुछ आते रहते हैं और कल्पना की धरातल पर होने के कारण उस सत्य से ज़्यादा संबंध नहीं होता है। ये मुझे कई बार अनुभूति हुआ। उदाहरणतः पिछले 2-3 वर्षों से मुझे ऐसा लगने लगा कि धर्मशाला की कार्य से जब मुक्त हो जाऊंगा और किसी भी पद पर नहीं रहूंगा, तब मेरे पास बहुत सा समय होंगे और स्वतंत्रता भी होंगे। अपने मर्जी की काम करूंगा, आराम करूंगा, लोगों से मिलूंगा, इत्यादि इत्यादि। यही विचार मेरे मित्रों के मन में भी थे,
सब कहने लगे कि अब आपको समय मिलने वाला है। गत 2010 की सितंबर और अक्टूबर मास में कुलपति जी से मेरे मुलाकात बीर में हुआ। तो उस समय उन्होंने कहा कि आप अगले साल आप सेवा मुक्त होने वाले हैं, तो आपके पास बहुत ही समय रहेगा, कम से कम न्यूनतम 2 सप्ताह के लिए सारनाथ में रहिए और बहुत सा कार्यक्रमों के आयोजन करेंगे, पुराने मित्रों से मिलेंगे। मैंने बिना सोचे कह दिया हाँ हाँ ठीक है, 2 सप्ताह रहेंगे। मुझे ऐसा लग रहा था कि अब उसके बाद तो मैं 2 सप्ताह रहूं, 3 सप्ताह रहूं, मेरी मर्जी है, मैं रहूंगा। पहले घटना सेवानिवृत्त होने की तिथि के ऊपर घट गया। मेरे सेवानिवृत्त मई मास के अंत में होने का था, क्योंकि मई मास में ही मेरे उत्तराधिकारी का चुनाव की घोषणा हो गए थे। तो मैंने सोचा झटपट उनको शपथ दिलवा देंगे। तो इस बीच में चुनाव आयुक्त ने एक अनावश्यक घोषणा कर दिया कि मेरे कार्यकाल अमुक अमुक तारीख तक हैं, और कुछ नहीं था। कार्यकाल तो सब जानते ही हैं, लेकिन उसका एक घोषणा कर दिया। अब उसका पीछे क्या उद्देश्य रहा होगा मुझे नहीं मालूम। तो उससे नए चुनित व्यक्ति को संकोच हुआ कि हम तत्काल शपथ ले लेंगे तो शायद ठीक नहीं रहेगा। तो उसने कह दिया कि मैं आपके कार्यकाल समाप्त होने तक शपथ ग्रहण नहीं करूंगा। बहुत बहस विबहस हुए तो अंततः बात परम पहुंच जी तक पहुंचे और फिर तय हुआ कि ठीक है, अगस्त तक हम रहेंगे। मई के अंत में तुरंत कार्यभार स्थानांतरित हो जाता, तो एक पद्धति के अंत और एक नए पद्धति के शुरू में अच्छा रहता। और उस हिसाब से मैंने अपने सारे समय सारणी में बना रखा था कि जून में मैं ये करूंगा, जुलाई में ये करूंगा, अगस्त में ये करूंगा, इत्यादि इत्यादि। तो सब चौपट हो गए। नतीजा ये हुआ कि जिस कार्यों को मैंने जून जुलाई में निर्धारित किया गया था, वो सब अगस्त के बाद में इकट्ठे हो गए। और अगस्त के बाद में जो कार्यक्रम निर्धारण किया था वो तो पहले से था ही। तो फिर मैं घूमता ही रहा धर्मशाला से बाहर। और उस बीच में आकस्मिक रूप से विदेश यात्रा करना भी कई बार हुआ। जब सेवानिवृत्ति के बाद समतेन जी ने मेरे पास पत्र भेजा, पिछले वेदाओं को याद दिलाते हुए आपने 2 सप्ताह रहने का वादा किया है हमसे, आप उसको पूर्ति करिए। फरवरी में या जब भी मेरे अनुकूल समय हो। जब पत्र आया तो मैंने फिर प्रयास किया कहीं न कहीं से समय निकालेंगे। बहुत दिनों तक मैंने पत्र का उत्तर नहीं दिया।
इस चक्र में रहा कि कहीं से समय खोजते हैं, लेकिन हुआ नहीं। नवंबर में धर्मशाला में 4-5 दिन ही रहना हुआ। दिसंबर में मात्र 6 दिन रहा। जनवरी में आकर के 8 दिन शायद धर्मशाला में रहा। बाकी सब बाहर ही बाहर घूमते रहे। फिर मैंने इनको पत्र लिखा। कुछ दिन पहले की बात है कि 2 सप्ताह वाले तो आप नहीं होंगे। अगर 3 दिन के लिए आपको स्वीकार हो तो मैं 16 फरवरी को पहुंचूंगा। अगर ये 3 दिन आपकी उपयोगी ना समझें तो फिर अगले साल हम लोग सोचते हैं। तो अगले साल आने वाले हैं, उसको टाल सकते हैं। तो इनका तो तत्काल उतर गया, ठीक है 3 दिन के लिए भी आप आइए। तो फिर मेरे पास कोई बहाना नहीं बचा। मैं तो ये उम्मीद कर रहे थे कि 3 दिन से तो कुछ होगा नहीं, तो 3 दिन के लिए आप मत आइए, बाद में 2 हफ्ता के लिए फिर सोचेंगे। तो 3 दिन के लिए उन्होंने आमंत्रित कर दिया, तो मैं आपके सामने हूं। यहां कोई औपचारिक कार्यक्रमों के मेरे अपेक्षा नहीं थे। कुछ विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे जैसा कल हुआ था, लेकिन इस समय बहुत औपचारिक रूप से हम लोग बैठे हैं, तो मैं भी प्रयास करूंगा कुछ औपचारिकता से बात करूं। आपकी तारीफ करते हुए और शाबाश देते हुए। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है, धार्मिक साधक लोग की एक जगह पर बहुत दिनों तक नहीं रहना चाहिए, और जिस जगह को छोड़ देते हैं वहां पर दोबारा नहीं जाना चाहिए। ये बौद्ध और वैदिक दोनों शास्त्रों में इसका वर्णन है। हमारे स्वर्गीय मित्र जीतू कृष्णमूर्ति अपने कार्यकर्ताओं को कभी कभी बहुत आकस्मिक रूप से निष्कासित कर देते थे और दूसरा जगह स्थानांतरित कर देते थे। और फिर पूछते थे कि मैंने तुमको यहां से हटा दिया तो तुमको कैसा लगा, ऐसा भी पूछते थे। एक मेरे मित्र बाल सुंदरम जी, उनका भी देहांत हो गया। वो बहुत दिनों से ऋषि वैली में कार्यरत थे। एक दिन बहुत आकस्मिक रूप से कह दिया कि कल से तुम यहां मत काम करो। तो कह दिया उन्होंने छोड़ दिया। फिर उनसे पूछा बहुत दिनों के बाद, कुछ सप्ताह के बाद, जब मैंने तुमको यहां से हटाया तो तुम्हें बुरा लगा होगा, डिड यू हर्ट? ने कहा कि यस आई वॉज हर्ट। दैट इज योर बिजनेस। वो तो धार्मिक आचार्य थे, उनके लिए ऐसा ही कर रहे होंगे। फिर कह दिया कि इन फ्यूचर यू डोंट कम टू दिस स्कूल, कोई दूसरा जगह पर काम करिए। 2001 में 3 दशक पूर्ण करके मैंने इनको अपना दायित्व देकर के यहां से गए,
तत्काल तो मैं नहीं जा नहीं पाया था, कुछ दिन रहा, उसके बाद मैं गए। तो मैंने किसी कहा तो नहीं, मन में ये सोचा कि आप दोबारा यहां नहीं आना चाहिए। मैं सारनाथ को भूल जाऊं और सारनाथ मुझे भूल जाए, कोई अवशेष दोनों तरफ से यहां पर ना रहे। लेकिन वो सोच पूरा नहीं हुआ। हमारे गुरु तुल्य स्वर्गीय प्रोफेसर A.K. शरण जी की 80वां जन्मतिथि का स्वागत समारोह यहां होना तय हुआ, तो मुझे यहां वापस आना पड़ा। उनकी उस समारोह में नहीं रहना उनके लिए भी ठीक नहीं था, मेरे लिए भी ठीक नहीं था। तो मैं फिर आया और यहां पर वो समारोह संपन्न हुआ। तो इसलिए पहला सोच वहां से बिगड़ गए। तो फिर कई बार परम पवन जी के साथ भी आना पड़ा और उसके बाद में भी 1-2 बार मुझे यहाँ आना हुआ। लेकिन उन सब की आने से आज का आना थोड़ा भिन्न करने के प्रयास था कि इस बार थोड़ा स्थिर होकर के, बिना कोई जल्दबाज की, बिना कोई आधुनिक सभ्यता की गति के साथ। आधुनिक सभ्यता में तो हर चीज हर बार में होता है। जितना गति होता है उतना अच्छा समझा जाता है। गति के साथ क्षमता को नापा जाते हैं। Today the efficiency is being measured by speed only, nothing else. तो बिना गति की यहाँ को स्थिरता से हम लोग परस्पर संप्रेषण करने की विचार तो था, वो भी हुआ नहीं। लेकिन इस समय है तो कुछ औपचारिकता, लेकिन उसके बीच में थोड़ा स्थित होकर के, स्थित प्रज्ञान की धरातल पर बैठकर कुछ संस्मरण, कुछ विचार या कुछ अनोद विनोद करने की इच्छा हो रहा है। सारनाथ, वाराणसी दोनों बहुत महत्वपूर्ण स्थान माना गया है। बौद्ध परंपरा में, बौद्ध इतर परंपरा में, दोनों में कई लोग पूछते हैं मुझे, तथागत सम्यक संबुद्ध बुद्ध गया में बुद्धत्व प्राप्त हुआ, तो वह धम्मचक्र परिवर्तन करने के लिए इतना दूर पैदल चल करके सारनाथ आने की क्या आवश्यकता थी? वहां पर ही धर्मचक्र परिवर्तन कर देते। बुद्ध गया यहां से क्या काम था? देखिए वहां पर धर्मचक्र परिवर्तन नहीं हुआ। वो सारनाथ चल करके शायद 8 दिन या 7 दिन उनको मार्ग में लगा, चंदौली से होते हुए और फिर राजघाट में गंगा पार करते हुए बड़े कठिनाई सारनाथ में पहुंचे, तब जाकर के धम्मचक्र परिवर्तन हुआ। तो इसलिए सारनाथ कुछ विशेष, सारनाथ के स्थान अपने पर कुछ विशेष गुण रखते होंगे, इसका अनुमान लगाए जा सकते हैं। जब मैं यहां पर 1971 में आए थे, तो प्रशासनिक दृष्टि से अनेक कठिनाई थे। तो बीच में ऐसा विचार हुआ कि इस संस्था को यहां से कहीं दूसरा जगह ले जाएं।
एक दूसरा जगह पर बहुत बड़ा एक पुराना महाराजा के महल खाली थे, जिसमें लगभग 60 बड़े और छोटे कक्ष थे और खिल का आंगन था, बहुत कुछ था। तो वो उपलब्ध थे। तो कुंडलिनी और हम जाकर के परम पावन जी से कहा कि ये सारनाथ में कुछ होने वाला नहीं है, इनको वहाँ पर ले जाया जाए। तो परम पावन जी थोड़े देर के लिए सोचते रहे, फिर कहा कि नहीं, अगर कुछ समय के लिए ले जाना हो 2-3 साल के लिए तो सोचा जा सकता है, लेकिन अंततः संस्था सारनाथ में ही होना चाहिए। तो फिर कुछ दिन के लिए ले जाने का फिर कोई तुक नहीं था। फिर हम लोग यहां पर डट गए। कई लोगों ने हम लोगों का सहयोग किया। उसमें एजुकेशन सचिव, शिक्षा सचिव सबनायकम करके एक दक्षिण भारतीय सज्जन थे। उन्होंने बहुत हमारा सहयोग किया सारनाथ में स्थान लेने के लिए और इस संस्था को एक सभा के रूप में पंजीकृत करने के लिए। स्थानीय राजनीति बहुत थे, बहुत सरल नहीं थे, लेकिन केंद्र सरकार की प्रयासों से फिर ये धीरे धीरे अपना रूप लेने लगे और इस संस्था की परिकल्पना में और कार्यान्वयन में हम लोगों को हमेशा स्मरण करना चाहिए स्वर्गीय प्रोफेसर जगन्नाथ उपाध्याय जी। जगन्नाथ उपाध्याय जी की निरंतर मार्गदर्शन और प्रयास से हम लोगों को बल मिला। तत्कालिक रूप से हम बहुत उनसे असहमत होते थे, अनेक के विषयों पर बहुत सा गरम गरम बहस भी चलते थे, लेकिन अंततः उनका दूरदर्शिता बहुत महत्वपूर्ण रहा। रही आज इनका जन्मदिन है। मैंने कहा कि मैं कुछ नहीं कहूँगा। उन्होंने कहा कि क्यों? मैं इनका तारीफ नहीं कर सकता क्योंकि इस सामने बैठे हैं। मैं इनका निंदा नहीं कर सकता क्योंकि इनकी श्रीमती जी बैठी हैं। तो उस तरह से रामशंकर जी का मैं प्रशंसा और निंदा नहीं कर सकता हूं। एक तो वो पद्मश्री हैं और दूसरा सामने बैठे हैं, और निंदा भी नहीं कर सकता क्योंकि छात्र लोग बैठे हैं। डॉक्टर कपिलावासन जी ये सारे योजना की रूपरेखा देने में और आर्थिक संसाधन को जुटाने में, शासनिक के कार्यों को सुचारू करने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। और इस समय भी वो संस्था के शुभचिंतक हैं। आयु के कारण और स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा नहीं रहने के कारण इस समय उतना सक्रिय नहीं है। अब राज्यसभा से भी उनका सेवानिवृत्त हुआ है, लेकिन उनकी मार्गदर्शन के बिना और उनकी निरंतरता सहयोग के बिना ये संस्था बन नहीं सकते थे। उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है।
जब इस संस्था का थोड़ा बहुत रूप अपने स्थान पर नाम और रूप दोनों परिलक्षित होने लगे थे, तब इसका एक डीन टू बी यूनिवर्सिटी के रूप में, मान्य विश्वविद्यालय के रूप में परिणित करने की विचार भी यहां से उत्पन्न नहीं हुआ था, वो शास्त्री भाव से उत्पन्न हुआ था। हम लोगों से विचार विमर्श किए बिना ही सरकार ने यूजीसी को लिख दिया था कि इसको मान्य विश्वविद्यालय आप मान्यता दीजिए। तो पत्र लिखने के बाद मुझे सूचना मिला कि आपका ये पत्र चला गया है और यहाँ पर परीक्षक समिति आने वाले हैं, उसके तैयार करें। तो उस कमेटी में कुछ ऐसे लोग नियुक्त हो गए थे जिसके कारण ये मान्यता मिलने के लिए संस्तुत नहीं होने की संभावना बने थे। तो उसी समय फिर ऐसा प्रयास किया गया कि ओम की वजन के बराबर एक दूसरा सदस्य भी नियुक्त हो जाए। तो फिर सदस्यों का नियुक्त हुआ, यहाँ पर आए। 4 महीने के अंदर अंदर वो सारा कार्य पूरा हुआ और मान्य विश्वविद्यालय की मान्यता इसको 88 में मिल गए थे। तब से ये सही दिशा में और सही गति से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे सामने कोई ऐसा उपलब्धि या परिणाम जिसको गिना जा सकते हैं, ऐसा तो शायद कम ही है या ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन हमको तो कम ही लगता है। लेकिन इसका एक अदृश्य परिणाम है। वह अदृश्य परिणाम संपूर्ण बौद्ध अध्ययन की जगत में, शैक्षणिक बौद्ध अध्ययन की जगत में इसका एक विशाल प्रभाव मंडल बने हैं, उसको पहचानने की आवश्यकता है। आज आप लोगों के सामने बैठते हुए बहुत आयामों की और बहुत से संस्मरण की स्मरण हो आते हैं और जिस प्रकार 5 महाविद्याओं की संकाय के रूप में यहाँ पर संकायों का निर्माण हुआ और उनकी पाठ्यक्रम निर्धारित हुआ, उससे सही माने में नालंदा की, विक्रमशिला की, तक्षशिला की, उदंतपुरी आदि की जो प्राचीन भारत की विद्या केंद्र थे, उनका एक लघु रूप में क्यों ना हो पुनर्जन्म निश्चित रूप से हुआ है। विश्वविद्यालय संस्थाओं की मध्य में, भारतवर्ष की विश्वविद्यालयों के संस्थाओं के मध्य में एक ऐसा विश्वविद्यालय जिसमें संपूर्ण प्राचीन भारतीय विद्याओं का अध्ययन, अध्यापन, शोध, प्रकाशन
होने की कार्य जो हुआ है और आगे होने की संभावनाएं इससे बने हैं। यह 100 बरस के बाद आज के इतिहास को लोग पीछे देखेंगे, पुनः मूल्यांकन करेंगे, तो इसका स्थान निश्चित रूप से बहुत प्रमुख जगह पर स्थान मिलेगा, ऐसा मेरे विश्वास है। जो कार्य इस संस्था में हो रहा है वो आपको तत्कालिक रूप से महत्वपूर्ण देखते हो या अनावश्यक देखते हो, क्योंकि मुझे दिन भी याद है जब हम लोग शुरू में इसको संस्था विकसित करने के प्रयास कर रहे थे, तो भारत सरकार के एक संयुक्त सचिव आए थे यहां पर देखने के लिए। तो उन्होंने एक टिप्पणी किया था, क्योंकि उस समय अधिकांश छात्र भिक्षु लोग थे या सेमिनरी लोग थे, परिविजित लोग थे। उसने तिब्बत मंदिर में किस अपने अन्य सहयोग से वो कह रहे थे कि क्या ये संस्था बनाने जा रहे हैं कि मठ बनाने जा रहे हैं। उनकी आपने आधुनिक सोच की पृष्ठभूमि में अपना विचार सही रहा होगा, लेकिन वह टिप्पणी मुझे बहुत अजीब सा लगा और उससे हमको एक प्रेरणा भी मिला कि इसको कैसा संस्था के रूप में, वह भी एक महत्वपूर्ण शैक्षणिक संस्था के रूप में परिणित करना चाहिए। तो मैं उनका भी आभार मानता हूं, उन्होंने अपने दृष्टिकोण को स्पष्ट रूप से बता दिया। कपिला जी को भी यहां के लोगों ने चुनौती दिए थे कि हम देखेंगे कि आपका सारनाथ में कैसा झंडा गाड़ते हैं, तो उससे भी उनको प्रेरणा मिले। तो आज इस यात्रा में हम लोग काफी आगे पहुंचे हुए हैं। जब मैं यहां पर थे प्रारंभ में ही हम लोगों के मन में पुनरुद्धार ग्रंथों का जो संस्कृत में लुप्त हो गए हैं, अनुवाद, शोध, दुर्लभ ग्रंथों का खोज, ये सब महत्वपूर्ण हैं, ऐसा मांग करके चल रहे थे। लेकिन उसके लिए कार्यकर्ता का बहुत कमी था। पूर्व मध्यमा से पाठ्यक्रम प्रारंभ किया। मैं 3 छात्रों को लेकर के परम पावन जी को दिखाने गए थे गोरखपुर में। उस समय परम पावन जी गोरखपुर आए हुए थे। वो 3 छात्र हमारा बीज छात्र या बीज मंत्र की तरह हैं। तीनों में से 2 यहां पर मौजूद हैं, एक अभी उपस्थित नहीं है। समतेन जी एक थे, नमडुल जी दूसरे थे, लोसानोब शास्त्री जी तीसरे थे। मैं उनको इसलिए ले गया था कि सोलिनेस सिंह को संस्कृत और तिब्बत में काम करने के लिए कठोर मार्गदर्शन दें,
जिससे ये इधर उधर ना भागें, क्योंकि उस समय ऐसा बहुत अफवाह प्रचलित थे कि संस्कृत एक मरे हुए भाषा है, इसका आज कोई प्रासंगिक नहीं है। जो संस्कृत प्रासंगिक नहीं है, तिब्बती भाषा कहां से प्रासंगिक हो जाएंगे। तो ऐसा परिस्थिति में लोगों को नॉन कमर्शियल, जो व्यवसायी भाषा नहीं है और जिसकी सारे वांग्मय अधिकांशतः आध्यात्मिक या साहित्यिक में हैं, जो जिससे तत्कालिक रूप से बहुराष्ट्रीय कंपनियों में उपयोग नहीं है, उसमें प्रजावान लोगों को कार्यरत रखना वर्तमान समय में बहुत सरल नहीं था। मुझे बहुत संतोष है कि जैसा तैसा गिरते पड़ते हमारा साथ चलने वाले में बहुत लोग यहां पर उपस्थित हैं। प्रोफेसर कमिश्रनाथ मिश्र, हम लोग रोज 4-4 घंटा 5-5 घंटा इन 3 मूर्तियों को लेकर के बैठते थे, पुनः की और अनुवाद के नाम पर। और 4-4 घंटा 5-5 घंटा के बाद हम देखते थे तो कभी एक वाक्य हुए हैं, कभी आधा वाक्य हुए हैं, और निराशा भी होते थे। चाय पीते चले जाते थे और कुछ करते थे, नतीजा बहुत कम दिखाई देते थे। लेकिन ये सब करते हुए आज मुझे संतोष है कि पुनः के विभाग, अनुवाद के विभाग, दुर्लभ बौद्ध ग्रंथ के विभाग, ये काफी आगे निकल गए हैं और उसमें शब्दकोश की जो कम हुआ है वह तो एक अद्भुत चीज है। एक आदमी के प्रयास पर इतना विशाल कम कर गए। तो ये सब संयोग और प्रयास दोनों मिले जुले चल रहे हैं। ग्रंथालय की महत्व हम लोग समझते थे और उसको ठीक से समृद्ध करने की सोच शुरू से थे, लेकिन शुरू में बहुत हिम्मत नहीं थे। आर्थिक संसाधन कितना होंगे कितना नहीं होंगे। मैंने यहां से सेवामुक्त होने के पश्चात भी समतेन जी मुझे बताते रहते हैं, ये हुआ ये हुआ ये हुआ और ये कर रहे हैं। मैं नहीं चाहते हुए भी ये हमको बताते रहते हैं, कभी दूरभाष से, कभी पत्र से, कभी मिलने पर। तो इससे मैं यहाँ की सारी गतिविधियों से अवगत हूं। तो इसलिए मुझे संतोष है। उससे आगे फिर मैंने पहले कहा, जो सामने बैठे हुए लोगों का प्रशंसा करना थोड़ा कठिन होते हैं, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि मैं पूर्ण रूप से इस संस्था की गतिविधियों की, विकास की और आने वाले समय में 5 वर्षीय योजनागत और जो स्थायी रूप से जाने वाले कार्यक्रम
दोनों बहुत अच्छे हैं और इसलिए आपको साधुवाद देता हूं। और छात्र लोगों की अध्ययन के स्तर और ऊंचा होना चाहिए। इसका अर्थ ने यह नहीं निकालना चाहिए कि अभी सत्र अच्छा नहीं है। मैं ये कह रहा हूं इसको और उत्तर 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 ले जाना चाहिए, ऊंचा होना चाहिए। अब इस समय मुझे जानकारी नहीं है आप लोग किस उद्देश्य से यहां पर प्रवेश लिया है। मैं 3 दशक यहां पर रहा हूं, तो हर बरस जो छात्रों को प्रवेश परीक्षा में आते हैं तो मैं उनको संबोधित करता हूं और उनसे कहता हूं कि अगर आपको इस संस्था में पढ़ाई करके उसके आगे नौकरी करने की इच्छा रखते हो तब यहां पर प्रवेश नहीं लेना चाहिए। कुछ कम करने की इच्छा रखते हो, अपने को स्वाधीन रखते हुए, किसकी चाकरी नहीं करते हुए, स्वावलंबी होकर की कोई देश की, दुनिया की, जनता की, जगत की, विशेष रूप से अपने संस्कृति की, अपने भाषा की, अपने वांग्मय की, अपने साहित्य की सेवा करने की इच्छा रखते हो तब आपको यहां आना चाहिए। अन्यथा आप ये सोचें कि हमको तत्काल कोई नौकरी मिल जाएगा, हम पराधीन हो जाएंगे, कोई वरिष्ठ अधिकारी हमको कहेंगे कि ये करो ये मत करो, वैसा मैं कम करूंगा। आज की आधुनिक शिक्षा लोगों को नौकरी बनाते हैं। लोगों को नौकरी बनाने के उद्देश्य से शिक्षा देते हैं, लेकिन अंततः नौकरी मिलते नहीं हैं। मैंने एक बार कहा था भारत के विश्वविद्यालय अनएम्प्लॉयमेंट की एक बहुत बड़ा फैक्ट्री है। ये सही बात है। उद्देश्य नौकरी को लेकर के शिक्षा देने पर भी उनको नौकरी दिलवा नहीं पाते हैं। क्या कर पाते हैं? केवल इतना कर पाते हैं, उनका सोच और मानसिकता खराब कर देते हैं और उनको एक निराशा का पहलू पकड़ देते हैं। सोच ये करते हैं कि हमको नौकरी मिलना चाहिए, फिर नहीं मिलते हैं तो उसमें निराशा आते हैं, फिर खुद कुछ नहीं कर पाते हैं और सारा समय जो है नौकरी की खोज में बर्बाद करते हैं। एक एक साक्षात्कार में जाकर के नहीं मिलता है तो सबको गाली देते हैं, वो बरस था, मेरे पास कोई सिफारिश नहीं थे, पहुंच नहीं थे, आदि आदि। तो इससे कुछ होता नहीं है। तो मैं समझता हूं अभी जो यहां पर बैठे हुए छात्रवृंद कुछ कम करने के लिए, मालिक बनने के लिए आए होंगे तब तो ठीक है। अगर आप नौकरी की इच्छा से आए होंगे तो आप गलत जगह पर आ गए हैं। आज भी मैं यही कहूंगा, क्षमा करेंगे। नौकरी करने के लिए शास्त्रों के अध्ययन की आवश्यकता नहीं है। चपलूसी करना सीखिए, उतना पर्याप्त है। कैसा मक्खन लगाया जाता है, और सिफारिश खोजिए, कोई मंत्री, कोई संतरी मिल जाए जिसकी सिफारिश से आपको नौकरी प्राप्त होगा। शास्त्रों का अध्ययन मनुष्य के विकास के लिए होते हैं, मनुष्य की पुरुषार्थ को साधने के लिए होते हैं। पुरुषार्थ मात्र 2 नहीं है भारतीय
परंपरा के अनुसार। पुरुष होने के बाद यहां पर पुरुष वो उसको नहीं समझिएगा जो स्त्री पुरुष की एक अंग के पुरुष। यहां पर पुरुष के अर्थ है मानव। मानव मात्र को पुरुष की शब्द से समझे देते हैं तो वह मानव होने के नाते काम, अर्थ, धर्म, मोक्ष चारों को सिद्ध करने की क्षमता रखते हैं। तो इसलिए अंतिम लक्ष्य मोक्ष है। मोक्ष प्राप्त करने के लिए धर्म को समझना होता है, धर्म का आचरण करना होता है। धर्म के अधीन काम और अर्थ का भी व्यवहार होते हैं, जिससे मनुष्य को मालिक बनाते हैं, मनुष्य को मनुष्य बनाते हैं, मनुष्य को किसकी चाकरी करने से बचाते हैं। तो ऐसा मानसिकता अगर आप में है तो आप केंद्रीय विश्वविद्यालय तिब्बती अध्ययन की छात्र हैं ऐसा कहने में फिर संकोच नहीं होंगे। अगर आप नौकरी की खोज करने के लिए आए हुए हो तो फिर इस विश्वविद्यालय की नाम और उद्देश्य की अनुरूप नहीं है। फिर आप अपने परिचय देते समय हम बनारस में पढ़ रहे हैं इतना कहना ठीक रहेगा। इस विश्वविद्यालय के नाम ना लें। हम बनारस में तो बहुत सा संस्थाएं हैं, नौकरी के लिए तैयार करने वाले भी संस्थाएं हैं। कह दीजिए हम बनारस में पढ़ रहे हैं, उतना ही काफी है। भावना में बहते हुए मैंने आपके बहुत समय ले लिया है। यह स्थान वाराणसी और सारनाथ। भगवान बुद्ध ने सारनाथ और वाराणसी की नाम से कम संबोधित किया है, काशी के नाम से अधिक संबोधित किया है। ललित विस्तर सूत्र में जब वह बोधगया से इस तरफ आ रहे थे तो उन्होंने एक बहुत लंबा गाथा कहे हैं। तो उसमें हर श्लोक के अंत में हम काशी जाएंगे, हम काशी जाएंगे, हम काशी जाएंगे, ऐसा कोई 20-25 श्लोक होंगे। काशी की ओर प्रस्थान करेंगे और काशी जा रहे हैं। काशी का अर्थ ही प्रकाशवान, जहां पर अंधकार नहीं हो, जहां पर विद्या की रोशनी हो, उजाल हो, उसको काशी कहते हैं। मैंने अपने जीवन की सबसे लंबा समय यहां बिताया है। 71 की 2 जनवरी को मैंने कार्यभार ग्रहण किया था संपन्नानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में। उस समय विश्वविद्यालय का नाम वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय थे। और 2 जनवरी 2001 की शाम को मैंने इनको दायित्व सौंपा है। तो पूरा 3 दशक मैं यहाँ पर रहा हूँ। तो इसलिए मैं इस स्थल की और इस जनपद की और इस क्षेत्र की ऋणी हूँ। यहाँ पर आकर के बड़े बड़े लोगों के साथ मेरे संपर्क हुआ। यहाँ आने के कारण अच्युत पटवर्धन जैसे लोगों से मिले, जिसने मेरे राजनीतिक सोच को एक रूप प्रदान किया। जिदु कृष्णमूर्ति से मिले, जिसकी भी प्रभाव मेरे
मानसिकता पर बहुत हैं और हमारे साथी बहुत लोग थे और यहाँ के दिग्गजों का नाम गिना बहुत कठिन है। उस समय टी.आर. विमूर्ति साहब भी यहाँ पर थे, राय कृष्णदास जी सक्रिय थे, आचार्य हजारे प्रसाद द्विवेदी जी, जिन्होंने मुझे टूटा फूटा हिंदी बोलने के लिए विवश किया, वो आज भी मुझे याद है। मैं हिंदी नहीं बोलते थे, समझते थे, इसलिए नहीं बोलते थे कि हिंदी बोलने में मुझे व्याकरण का विशेष रूप से लिंग का वेद नहीं होता है, सब गड़बड़ हो जाता है। और सिंपा दुर्ज जी, हमारा कवि टश पेंजोर जी और कवि सिंपा दुर्ज जी अनुवाद करते थे। एक दिन आचार्य जी से मेरे बात हो रहे थे, सिंपा जी अनुवाद कर रहे थे, वो कह रहे थे, मैं सीधे समझ रहा था और मैं जो कहता था वो सिंपा जी अनुवाद करते थे। तो आचार्य जी ने कहा कि आप खुद क्यों नहीं बोलते हैं? मैंने कहा कि त्रुटि हो जाते हैं, व्याकरण का मुझे जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि सिंपा जी आप हट जाइए, इनको सीधा बोलने दीजिए। जो मुंह में आए बोलिए रिम्पुच जी, व्याकरण कुछ नहीं होता है। दही खट्टा है तभी ठीक है, दही खट्टी है तभी ठीक है, जो आप चाहें वो बोलिए। तो फिर उन्होंने कई जगह मुझे बोलने के लिए विवश किया, भाषण दिलवाया। ठाकुर जयदेव सिंह इत्यादि बहुत सा यहाँ पर दिग्गज लोग थे, उन सब का संसर्ग हुआ, मैं उन सब का ऋणी हूँ। और इस संस्था को रूप देने के लिए बाहर से भी बहुत सा विद्वान हमारे सहयोग में आए थे। प्रोफेसर के सच्चिदानंद मूर्ति अब वो नहीं रहे, वो यहाँ के चांसलर रहा 3 वर्ष तक। प्रोफेसर गोविंद चंद पांडे जी अब वो भी नहीं रहे। प्रोफेसर दया कृष्ण जी, उनका बहुत बड़ा योगदान बराबर रहते थे, वो भी आज नहीं है। और हम लोगों के साथ में चलने वाले जगन्नाथ जी, देश पांडे जी, रमेश चंद्र तिवारी जी, रामशंकर जी, सरस्वती जी, ब्रिजवल्लभ द्विवेदी जी, लक्ष्मण नारायण तिवारी जी, और कितना गिनूं, बहुत सा मेरे स्मरण पटल पर हैं। उन सब का योगदान इस संस्था के निर्माण में रहा है। तो हम लोगों को उन लोगों के स्मरण होना चाहिए। और परम पवन जी का इस संस्था के लिए विशेष रूप से हमेशा ध्यान रहते थे और हर कार्य में दिशा निर्देश देते थे। मैं तो समझता हूँ ये सारनाथ में नहीं रहता, यहाँ से स्थानांतरित हो गया होता तो इसका कोई नाम रूप नहीं बन पाता। वो यहाँ रह पाना भी परम पवन जी का कृपा से हुआ है। तो आप सब इस महाकार्य में, इस महायज्ञ में सम्मिलित हैं। यह अगर आप सोच सकें, आपके समझ में आवें, तो एक संपूर्ण जगत में एक विशेष सांस्कृतिक परंपरा, एक विशेष विद्या की स्रोत को संरक्षित और संवर्धन करने की ऐतिहासिक कार्य में योगदान दे रहे हैं।
आप केवल यहाँ पर वेतनभोगी कार्यकर्ता या छात्रवृत्ति लेने वाले छात्र नहीं समझना चाहिए। आप एक महाकार्य की, महायज्ञ की अंश पात्र मान करके अपने जीवन सार्थक करना चाहिए, ऐसा मेरे विचार हैं। और मेरे विचारों को प्रासंगिक अप्रासंगिक दोनों आप लोगों ने सुना, ये भी साधुवाद के पात्र हैं। आज शाम को भी और कल भी आपसे मिलेंगे छात्र लोगों से, और बाकी आचार्य वृंद हैं, उनसे तो शायद दोबारा हम लोगों का बैठक नहीं होंगी। मैं बहुत संतोष और तृप्त हूं यहाँ की गतिविधियों को देख करके, और सभी पात्रों को, पात्र बहुत हैं, अनेक अनेक रूप में अपने अपने जो दायित्व है वो निभा रहे हैं, कर्मचारी, छात्र, अध्यापक, सब। उन सबको मैं साधुवाद देता हूँ। अब मुझे यहाँ बुलाया, स्वागत किया और बात करने के लिए अवसर दिया। अब ये मैं नहीं कह सकता हूँ कि 2 सप्ताह का कार्यक्रम की जो चर्चा है वो कभी साकार होंगी या नहीं होंगी, ये निश्चित रूप से कहने की स्थिति में मैं नहीं हूँ, लेकिन वह चर्चा में रहेगा। समतेन जी कहते रहेंगे 2 सप्ताह, 2 सप्ताह, मैं भी कहता रहूँगा 2 सप्ताह, देखा जाएगा। धन्यवाद।